नमस्कार दोस्तों, बुक चिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के शुरू में एक सवाल आपने पढ़ा होगा। लगभग 60 साल पहले 1962 में भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुई थी, क्या उस लड़ाई में भारत की जीत मुमकिन थी? असल में उस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। सवाल ये है, और ये सवाल शायद हर भारतीय के मन में आता होगा कि क्या उस लड़ाई में भारतीय सेना की जीत मुमकिन थी या नहीं थी। आज जिस किताब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जब वो किताब पढ़ेंगे तब शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि भारत 1962 में जीत सकता था। इस किताब का नाम है अननोन एंड अनसंग इंडियन एयरफोर्स इन सिनो इंडिया वॉर 1962। ये किताब 1962 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने जो अपना योगदान दिया था उसके ऊपर लिखी गई है। और ये किताब उसी लेखक ने लिखी है जिन्होंने भारतीय वायुसेना का पहले कश्मीर युद्ध में जो योगदान था उसके बारे में किताब लिखी है, एयर मार्शल भरत कुमार। तो चलिए आज इस किताब के बारे में जानते हैं। उससे पहले इस किताब को मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस किताब को मैं 2 हिस्सों में कवर करूँगा। जो आज का पहला वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा ये भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या थी। और जब इसकी वजह बताऊंगा तो इसके साथ साथ इसका थोड़ा इतिहास और उस प्रदेश का जहाँ पे भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस प्रदेश का थोड़ा बहुत भूगोल जानना भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं इसी बात को बताऊंगा, और जो इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय वायुसेना ने अपना क्या योगदान इस लड़ाई में दिया था। एक ऐसा योगदान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। उन्नीस सौ 62 में भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हुआ था? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, उस सीमा रेखा को लेके ये युद्ध हुआ था। मतलब ये सीमा रेखा को लेके जो भी इन दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा था वो इस युद्ध के पीछे की मुख्य वजह थी। इसीलिए अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो भारतीय वायुसेना का योगदान के बारे में बताने से पहले लेखक ने पूरे विस्तार से भारत और चीन के बीच जो ये सीमा रेखा है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से 3 हिस्सों में सीमा को लेके विवाद चल रहा है। एक तो है पश्चिमी क्षेत्र, मतलब लेह लद्दाख का हिस्सा। दूसरा है मध्य क्षेत्र, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह। और तीसरा है पूर्वी क्षेत्र, मतलब जो उस समय जिसको नेफा कहा जाता था और जिसको आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अगर आप इन तीनों हिस्सों के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे तो पता चलेगा कि इन तीनों हिस्सों का अपना अपना एक अलग इतिहास है। मतलब भारत और चीन के बीच में इन तीनों हिस्सों में जो सीमा को लेके विवाद हुए हैं उनका अपना अपना एक अलग इतिहास है। अगर आप इतिहास को थोड़ा पढ़ोगे, समझोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि भारत और चीन कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं थे। इन दोनों देशों के बीच जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ऐसा
तिबेट नाम का एक छोटा सा देश हमेशा था। लेकिन 1950 में जब चीन ने तिबेट पे कब्ज़ा कर लिया, तब चीन की सीमाएं भारत की सीमाओं से मिल गई और चीन भारत का पड़ोसी बन गया। इसीलिए जब हम भारत और चीन के बीच सीमावाद की बात करते हैं तो तिबेट को भूला नहीं जा सकता। तिबेट का इतिहास जाने बिना भारत और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद चल रहा है उसको पूरी तरह से जानना मुश्किल है। लेखक ने इस पुस्तक में ये पूरा इतिहास एकदम विस्तार से दिया हुआ है। तिबेट का जो एक किंगडम था, एक जो साम्राज्य था, वो एक ज़माने में नीचे दक्षिण में बंगाल से लेके ऊपर उत्तर में मंगोलिया तक फैला हुआ था। 7वीं सदी में तिबेट का जो राजा था त्सोन, इसने चीन की जो राजकन्या थी उससे शादी की और चीन पे कब्ज़ा कर लिया और अपनी सीमाएं मध्य एशिया तक पहुंचा दी। इसी राजा ने नेपाल पे भी आक्रमण किया और वहाँ की राजकन्या से भी शादी की और नेपाल को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। तिबेट का ये जो ताकतवर साम्राज्य था ये करीब करीब 2 शतकों तक चला। 13वीं सदी में मंगोलिया के चंगेज़ खान ने चीन और तिबेट दोनों पे आक्रमण करके इन दोनों प्रदेशों को अपने मंगोलिया के किंगडम में जोड़ दिया। इसके बाद चीन ने अनियमित रूप से तिबेट पे अपना कब्ज़ा बनाए रखा। 1910 में चीन की राष्ट्रवादी सरकार ने तिबेट पे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये कब्ज़ा बहुत ही छोटे समय के लिए रहा। 1911 में तिबेट वापस आज़ाद हुआ। तब से लेके 1950 में चीन ने वापस तिबेट पे कब्ज़ा करने तक लगभग 36 सालों तक तिबेट एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1950 में जब चीन ने तिबेट पे कब्ज़ा किया, उसके बाद ही चीन की सीमाएं भारत के सीमाओं से आके मिल गई और चीन भारत का पड़ोसी बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, उस वक्त सत्ता के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया की जो सीमाएं थी वो सीमाएं भी भारत को विरासत में मिल गई। जब 1947 में ही जम्मू कश्मीर का राज्य कानूनी तरीके से भारत में शामिल हुआ, तो उस जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बन गई थी। लेखक ने इस किताब में ब्रिटिश और तिबेट के बीच में जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे इन दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उसके बारे में एकदम विस्तार से दिया हुआ है। जब आप ये सारा डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीमा निर्धारण का काम इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ का जो टिपिकल एक भूगोल है, जो पहाड़ी एरिया है, उसकी वजह से एग्जैक्ट या फिर हम जो एक्यूरेट सीमाएं बोलते हैं वो तय करना काफ़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था। इसके साथ ही जब हम आज भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है लद्दाख में, हम इतिहास से ये समझ सकते हैं कि ये जो भी सीमा है भारत और चीन के बीच में लद्दाख में या इवन नेफा में, उसको हमेशा उस सीमा पे नज़र रखना कितना मुश्किल होता है। लद्दाख के साथ साथ लेखक ने इस पुस्तक में एक और सीमा का निर्धारण जो हुआ था उसके बारे में भी जानकारी दी है। ये सीमा थी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत का नेफा, उस वक्त का नेफा, अभी जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश और तिबेट, मतलब जब ये मैकमोहन लाइन फाइनलाइज हुई थी, जब इसके बारे में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो तिबेट के साथ हुआ था ब्रिटिश का, क्योंकि उस वक्त तिबेट एक आज़ाद मुल्क था।
तो इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई उसको कहा गया मैकमोहन लाइन। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, ये दोनों हिस्से यहाँ का जो मतलब आप अगर उनका भूगोल देखोगे वो इतना दुर्गम है, इतना कठिन है कि वहाँ पे सीमा निर्धारण का जो भी काम था वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए जब चाइना ने 1950 में तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद तिब्बत ने एक आज़ाद मुल्क होने के नाते भारत के साथ या ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने भी सीमा को लेके एग्रीमेंट किए थे वो सारे के सारे एग्रीमेंट मानने से चीन ने मना कर दिया। मतलब एक तरह से अगर आप ये देखो कि चीन ने भारत और चीन के बीच जो भी सीमा रेखा है वो मानने से इनकार कर दिया। और जब चीन ने इसको इनकार किया, यही एक सबसे बड़ी जिसको हम कहते हैं ना, ये एक सबसे बड़ा एक संकेत था उस वक्त की भारत सरकार को कि सीमा रेखा को लेके चीन भारत के साथ युद्ध कर सकता है। लेकिन चीन के इस रवैये को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से मतलब ये जब चीन इस सीमा रेखा को मानने के लिए इनकार कर रहा था, उस वक्त भारत सरकार के पास एक सुनहरा मौका था कि बातचीत के साथ इस सीमा विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये सीमा मतलब लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा को लेके इतना कन्फ्यूजन है, मतलब असल में अगर देखा जाए तो कोई ठीक से जानता ही नहीं है कि मैकमोहन लाइन किन प्रदेशों से होके जाती है, कौन सा प्रदेश हमारे पास है, कौन सा प्रदेश चीन के पास है। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए और यही कन्फ्यूजन आगे जाके युद्ध का कारण बना। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि भारत सरकार ने चीन के इस सीमा को या चीन का जो भी चीन के बयान होते थे इनको नज़रअंदाज क्यों किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त की भारत सरकार के सामने, प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने एक सवाल था। वो था कि स्वतंत्र भारत का या स्वतंत्र भारत की जो सेनाएं हैं उनको और हमारी जो सीमाएं हैं उनको मजबूत करें, या फिर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दें। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि प्रधानमंत्री नेहरू एक ही साथ इन दोनों सवालों को हैंडल कर पाए। वो एक समय एक ही सवाल को सुलझा सकते थे। अब क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र अपनाया, तो मतलब एक नेचुरल सी बात है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने सामाजिक और आर्थिक विकास को अपना पहला प्राधान्य दिया। अब ऐसा जब वो कर रहे थे तो उनके मन में अगर भारत के शत्रु अगर कोई है तो सिर्फ पाकिस्तान, भारत का शत्रु कह के उनके मन में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। चाइना एक शत्रु के रूप में उनके मन में कभी था ही नहीं। पाकिस्तान की सेना के मुकाबले भारत की सेना काफ़ी मजबूत है, ऐसा प्रधानमंत्री नेहरू जी का मानना था। और चीन के साथ हमारे जो भी मतलब विवादास्पद मुद्दे हैं उनको हम बातचीत से सुलझा लेंगे, ऐसा उनको विश्वास था। शायद इसी अति विश्वास की वजह से नेहरू जी ने सीमाएं मजबूत करना, खास करके चीन की तरफ जो सीमाएं थी वो सीमाएं मजबूत करना और भारतीय सेना को मजबूत करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय सेना की तरफ पूरी तरह से मतलब उनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा तवज्जो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को दी गई। जितना कम से कम ज़रूरी था वो चीज़ें भी भारतीय सेना को नहीं मिल पाई। इसी बीच 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ। इस पंचशील एग्रीमेंट के होने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू और भी आश्वस्त हो गए। अब उनको यकीन हो गया कि अब चीन और भारत के बीच में कोई किसी तरह का भी युद्ध नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए भी
चीन सीमा को लेके प्रधानमंत्री नेहरू काफ़ी आश्वस्त थे। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया और भारतीय प्रदेशों में घुसपैठ की खबरें आने लगी, उस वक्त भारत सरकार को ये समस्या कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा हो गया। अब इस समस्या से निपटने के लिए उस वक्त के जो सेनाधिकारी थे भारतीय सेना के, मतलब अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोरात या जनरल थिमैया जो उस वक्त सेना प्रमुख थे, इन्होंने चीन के इस खतरे को काफ़ी पहले आंका था और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख के पूरी तरह से भारत सरकार को आगाह किया था, जिसमें इस खतरे को हम किस तरह से हम फेस कर सकते हैं इसके बारे में भी काफ़ी सुझाव थे। लेकिन उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे श्री मेनन, उन्होंने इन दोनों सेना अधिकारियों की बात नहीं मानी। लेकिन जब 1950 में जब ये चीन का खतरा मंडराने लगा, उस वक्त नेहरू सरकार ने मैं तो ये कहता हूँ एक सुसाइडल पॉलिसी अपनाई चीन के इस खतरे का सामना करने के लिए। वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी। ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, मतलब आप अगर इसके बारे में सर्च करोगे गूगल पे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि फॉरवर्ड पॉलिसी नेहरू सरकार का एक आक्रामक कदम था चीन के खतरे का सामना करने के लिए। तो कई लोग इसको एक डिफेंसिव पॉलिसी मानते हैं। तो ये पॉलिसी के बारे में भी लेखक ने मतलब पूरे विस्तार से एक किताब में लिखा है। तो ये पॉलिसी क्या थी, ये पॉलिसी का इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसको अपनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ थी, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड पॉलिसी ही मुख्य वजह थी चीन ने भारत के साथ युद्ध करने की। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना का योगदान फिर ये इस सब में कहाँ आता है। मतलब जो भारतीय सेना फॉरवर्ड पॉलिसी को ज़मीनी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, अगर भारतीय वायुसेना का उनको सहकार्य, उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो फॉरवर्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भारतीय सेना के लिए नामुमकिन हो जाता। तो भारतीय वायुसेना ने ये कैसे किया और जब युद्ध शुरू हुआ 1962 में, उस वक्त भारतीय वायुसेना ने किस तरह से अपना योगदान दिया, इसके बारे में पूरी जानकारी, डिटेल में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आप जब वो अगला वीडियो और ये वीडियो दोनों एक साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना ने बहुत ही लिमिटेड रोल इस युद्ध में निभाया था, लेकिन वो लिमिटेड रोल काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी निर्णायक था। अगर भारतीय वायुसेना वो नहीं करती तो भारतीय सेना के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती। अगर आप ये किताब पूरी पढ़ोगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भारतीय वायुसेना का इस लड़ाई में पूरी क्षमता से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसकी कुछ वजहें लेखक ने इस किताब में दी है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल पूरी क्षमता से किया होता, जिस तरह से 1947 और 48 में पहले कश्मीर युद्ध में किया था, तब 1962 में जो भी हुआ वो बदला जा सकता था। ये 1962 में जो एक बेइज्जती भारत को झेलनी पड़ी, वो शायद बेइज्जती भारत को ना झेलते हुए चीन को झेलनी पड़ती। भारतीय वायुसेना पूरी क्षमता से इस युद्ध में उतरती तो चीन शायद आज ये लड़ाई हार गया होता, मतलब 1962 में लड़ाई हार गया होता। और शायद ये लड़ाई हारने के बाद चीन में जो कम्युनिस्ट शासन था शायद वो भी गिर जाता और आज चीन एक लोकतांत्रिक देश होता। लेकिन 1962 में जो हुआ वो यकीनन बदला जा सकता था। मैं दोबारा एक बार कहता हूँ कि कोविड अभी भी हमारे बीच में है, इसीलिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं उनको लेते रहिए। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।
अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।